नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 नवंबर सन 2025 आज यानी 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए। शहीदी दिवस समागम में सिक्का जारी किया। बोले, नया भारत डरता और रुकता नहीं। 8 फरवरी 2026 को होगी सीटेट परीक्षा, जल्द शुरू होंगे आवेदन। धान घोटाले के बाद अलर्ट हुई हरियाणा सरकार, फसल खरीद की निगरानी करेगी थर्ड पार्टी। हरियाणा सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ, मात्र 500 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। कृषि मंत्री बोले, निश्चिंत रहें किसान, अब यूरिया व DAP के साथ अतिरिक्त उत्पादन थोपने वालों पर होगी कार्रवाई। ग्रामीण महिलाओं के लिए घरेलू उत्पाद बेचना होगा आसान, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किए 2 नए पोर्टल। हरियाणा में पराली प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा, ईंट भट्टों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। HKRN कर्मचारियों के लिए नई अधिसूचना हुई जारी, अब देश में कहीं पर भी हो सकेगा ट्रांसफर, बताएंगे पूरी खबर। नारनौल से आई बड़ी खुशखबरी, 200 बेड का नया अस्पताल बनने की बड़ी अड़चन हुई दूर। निजी वाहनों में पुलिस कैप रखना और स्टिकर लगाना अब पड़ेगा महंगा, हरियाणा DGP ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। हरियाणा में अब छोटी फैक्ट्रियों के कर्मचारी भी बनवा सकेंगे ESI कार्ड, फैमिली को मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। और हरियाणा के पंचकुला जिले में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 7 साल का बकाया एरियर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल पा रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान निरंतर गिर रहा है, जिससे सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। इस समय हरियाणा का नारनौल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार का तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि कैथल में 8.9 डिग्री और जींद में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे ठंडी हवाओं का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। वहीं 27 नवंबर से मौसम बदलने की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर और अधिक बढ़ेगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि किसानों को DAP या फिर यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद जैसे कि जिंक कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राणा ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह की प्रथाएं अनैतिक है और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी जिला के कृषि उप निदेशकों यानी DDA को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने व मौके पर जांच करने और दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या डीलर DAP या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है तो किसान तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 यानी 1800-180-1551 पर कॉल करें या फिर जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएं। कृषि अधिकारियों को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। PM नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को हरियाणा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य संख्य स्मारक का शुभारंभ किया। अनुभव केंद्र का दौरा कर महाभारत की कहानियां भी देखी। उन्होंने शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। PM ने श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसके बाद PM श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर वे समागम में पहुंचे। समागम में गुरु ग्रंथ साहिब मंच से तकरीबन 2.5 फुट ऊपर विराजमान थे। PM मोदी जमीन पर बैठे हुए
नजर आए। यहाँ पटियाला से आई 350 बच्चों ने कीर्तन भी किया। यहाँ पीएम ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी भी सत्य और न्याय को अपना धर्म माना और उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों तक दे दिए। हम न किसी को डराते हैं न किसी से डरते हैं, यही मूल मंत्र गुरुओं ने दिया। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है न रुकता है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल हुए। वहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया, साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सूचना सामने आई है। हरियाणा सरकार ने उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर सूचना जारी की थी। अब इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें सारी जानकारी दे दी जाएगी कि उन्हें भारत में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। कर्मचारियों का वर्ष नियुक्ति वाली तारीख से ही शुरू होगा। यदि किसी विभाग की किसी भी डिपार्टमेंट में आवश्यकता नहीं होती है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर दूसरे विभाग में एडजस्ट हो सकता है। यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा तो उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 1 महीने का वेतन देना होगा। मुख्य दस्तावेजों में कोई भी कमी होने पर नौकरी से हटा दिया जाएगा। HKRN कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों की तरह ही अब कार्रवाई की जाएगी। वे प्रशासनिक सचिव के पास अपनी अपील भी कर सकेंगे। दक्षिण हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ नारनौल में सालों से अटके 200 बेड के सिविल अस्पताल के निर्माण कार्य की सभी अड़चनें दूर कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तय बजट में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए एक नया टेंडर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इस अस्पताल का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की उम्मीद जग उठी है। बता दें कि नारनौल में 100 बेड का सिविल अस्पताल काफी पुराना है और सरकार ने इसको 200 बेड का करने की घोषणा के साथ ही नया भवन बनाने की बात भी कही थी। साल 2020 में एजेंसी ने अस्पताल की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन एजेंसी का एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते 25% काम पूरा होने पर आगे का कार्य बंद कर दिया गया था। अब नया टेंडर होने पर 1 साल के भीतर इस अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के डीजीपी OP सिंह ने प्रदेश की जनता के लिए एक और नया आदेश जारी किया है। खासकर उन लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है जो अपनी कार के डैशबोर्ड के ऊपर पुलिस की टोपी या फिर गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगाकर चलते हैं। अब पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के सभी पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों को डीजीपी OP सिंह की ओर से कार्रवाई करने का निर्देश पत्र जारी किया गया है। उनका कहना है कि पुलिस की टोपी या फिर पुलिस का स्टिकर लगाकर गाड़ी चलाने वाले रौब जमाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। कई बार जांच से बचने के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति पुलिस कैप का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे चौक चौराहों पर जांच के लिए खड़े पुलिसकर्मी यह सोचकर वाहन नहीं रुकवाते हैं कि गाड़ी चालक या तो उसमें सवार पुलिस विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी होगा। पुलिस विभाग की व्यवस्था को सुधारने में जुटे डीजीपी OP सिंह का ध्यान भी ऐसे लोगों की तरफ गया है। उन्होंने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि यदि सादी वर्दी में कोई भी पुलिस विभाग का अधिकारी या पुलिसकर्मी अपने प्राइवेट गाड़ी से सफर कर रहा है तो पुलिस की कैप को गाड़ी के डैशबोर्ड पर नहीं रखेगा, उसके खिलाफ क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। हरियाणा में छोटी और मीडियम साइज की फैक्ट्रियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब ESI कार्ड का लाभ मिलेगा। इसके लिए संस्थान अपनी मर्जी से ESI कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी, जैसे कि क्रेशर जोन, टाइल, कोयला और सीमेंट बनाने और बेचने वाले वर्करों के लिए ESI कार्ड लेना अब जरूरी कर दिया गया है। इस कार्ड के आधार पर वर्कर ESI डिस्पेंसरी और अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। बता दें कि क्रेशर जोन में कार्यरत लोगों को काम के कुछ महीनों बाद ही सांस और फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब ESI कार्ड मिलने के बाद उनके स्वास्थ्य पर नजर रखना आसान हो जाएगा और वे ESI अस्पतालों में समय रहते अपना इलाज करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ESI कार्ड जारी होने पर एम्प्लॉयर की सैलरी से 3.25% और वर्कर की सैलरी से 0.75% का योगदान ESI से अकाउंट में जमा होता है। इसी के आधार पर वर्कर और उसकी फैमिली को इलाज का लाभ मिलता है। यदि किसी फैक्ट्री या संस्थान में 10 से भी कम वर्कर है तो भी वह ESI कार्ड बनवा सकता है। फैक्ट्रियों में वर्करों की संख्या की बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। हरियाणा में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि रविवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 महत्वपूर्ण डिजिटल पोर्टल शोपना डिजिटल ग्राम ई बाजार और साझा बाजार सेल्स लॉन्च किए। इन पोर्टलों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने उत्पादों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बेचने का सुगम अवसर मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नई पहल की शुरुआत की गई है। ये दोनों पोर्टल महिलाओं को अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और अपने खुद के बिक्री बिंदुओं पर ऑफलाइन बेचने में
सक्षम बनाएगा। ये पोर्टल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को डिजिटल बाजार से जोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई बाजार पोर्टल के माध्यम से महिलाएं हस्तशिल्प, जैविक खाद्य पदार्थ और पारंपरिक वस्तुओं जैसे घरेलू प्रोडक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। वहीं साझा बाजार सेल्स पोर्टल स्थानीय बिक्री बिंदुओं पर फोकस करेगा, जहां महिलाएं अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों में आसानी से प्रदर्शित और बिक्री कर सकेंगे। पहले चरण में 8 जिलों में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन पोर्टलों की बदौलत हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में ये दोनों ही पोर्टल बेहद मददगार साबित होंगे। हरियाणा में पराली प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर कृषि विभाग और नियंत्रण बोर्ड ने पराली के निपटान की नई योजना तैयार कर ली है। अब पराली से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इसका प्रयोग ईंट भट्टों में ईंधन के तौर पर किया जाएगा। इस योजना के तहत अब हर जिले की पराली उपयोग की जाएगी और प्रबंधन पर अतिरिक्त खर्च भी नहीं होगा। साथ ही साथ ईंट भट्टों में कोयलों की खपत भी कम होगी। प्रदेश सरकार के लगभग 2480 ईंट भट्टों पर यह आदेश लागू होंगे। इसी साल से ईंट भट्टों में 20% पराली जलाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अच्छे से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में यह जांचा जाएगा कि भट्टा मालिक किस प्रकार का ईंधन प्रयोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आदेशों का पूर्ण पालन न होने पर ईंट भट्टे पर कार्रवाई की जाएगी तथा लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। देश भर में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर सहयोग कर रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश में लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच ये योजना गरीब परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। योजना के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, साथ ही जो बीपीएल श्रेणी में भी आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके तहत उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होने चाहिए, उसका नाम बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास गैस कनेक्शन या उसकी कॉपी होनी चाहिए। आवेदक के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हर घर हर गृहिणी पोर्टल पर विजिट करना होगा या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर संपर्क किया जा सकता है। जो भी उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक अहम अपडेट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की तरफ से सीटेट एग्जाम के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर पाएंगे। सीबीएसई द्वारा सीटेट एग्जाम डेट का ऐलान पहले से किया जा चुका है। जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों ही पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। सीबीएसई सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां अप्रेंटिस आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए फीस लगेगी, तो वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए फीस लगेगी। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2025 है, तो वही सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हुए धान घोटाले के बाद एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। बता दें कि घोटाले के बाद अब अनाज मंडियों में खरीद व्यवस्था की प्रक्रिया किसी एजेंसी को सौंप दी गई है, जो गेट पास, खाद्यान्नों की जांच, तुलाई, बोरी पर बारकोड और मिलों में जाने वाले खाद्यान्न पर नजर रखेगी। जो गेट पास कटेंगे उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज फसल का पंजीकरण अब विभाग के पास जाएगा। अगले सीजन तक यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री राजेश नागर ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि विभाग की खरीद पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। धान खरीद में जिन अफसरों ने गड़बड़ी की है उन पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। डीजी की रिपोर्ट आते ही घोटाला करने वाले अफसरों पर केस दर्ज होगा। कई जगह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। अगले सीजन में रबी और खरीफ की फसल की खरीद के दौरान प्रत्येक बोरी पर बारकोड दर्ज किया जाएगा, जिससे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। बारकोड से पता चल पाएगा कि फसल को कहां भेजा गया है और बोरी किस मिल में भेजी गई है।
अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। ये मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे थे। पीएम ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा रही। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे। रामलला ने सोने और रेशम के धागों से बने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे। अब राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा लहरा रही है। धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराते ही परिसर में मौजूद हजारों संतों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। श्री राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, हर कालखंड में राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हों। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत से समझौता नहीं करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। ऐसा रथ जिसके लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो। जहाँ सफलता का अहंकार नहीं, असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। यह पल गति बढ़ाने का है। हमें वह भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। यह तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं से पहले राष्ट्र हित होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर तकरीबन 32 मिनट तक अपना भाषण दिया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ। निफ्टी में 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,885 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर नीचे बंद हुए। रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर गिरकर बंद हुए। वहीं 10 ग्राम सोना 1811 रुपए महंगा हुआ। वहीं 10 ग्राम सोना 1811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 के लेवल पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी 2670 रुपए महंगी होकर 1,56,320 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,14,609 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।